नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो आज जैसे आपको टाइटल से पता चल गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में जो पहली ही यूनिट लगी हुई है हमारी शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ से समझकर अपना क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शिक्षण होता है वो शब्द इतना वजनदार क्यों है कि उसको पहले ही यूनिट में लगा दिया गया। तो सबसे पहले हम शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि जो शिक्षण शब्द है उसकी उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। ठीक है, उसकी उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ज्ञान अर्जित करवाते हैं, उनमें जो प्रतिभा है वो पहचानते हैं और निखारते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो शिक्षण होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी अवधारणाएं काम करती हैं, रहती हैं, विद्यमान हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि शिक्षण के तीन आधार होते हैं। देखो वैसे तो जो शिक्षा का अर्थ है हम वो दो परिप्रेक्ष्यों में समझते हैं। एक तो होता है संकुचित और दूसरा होता है हमारा व्यापक। तो संकुचित अर्थ में जो शिक्षण संस्थान में हमें शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है वो संकुचित अर्थ हो गया है। परंतु व्यापक स्तर में जो ये पूरा संसार है यही हमारे लिए एक शिक्षण संस्थान है। उसमें हम किसी राह चलते पुरुष से भी कुछ सीखते हैं, हम किसी बच्चे से भी सीखते हैं, किसी बुजुर्ग से सीखते हैं, किसी महिला से कुछ सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं कि भाई सूरज और चांद समय पर निकलते समय पर छिप जाते हैं तो वो भी हमें अनुशासन में रहने की शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पूरा संसार है ये हमारा शिक्षण संस्थान है। तो वो तो हो गया व्यापक स्तर। और एक शिक्षण संस्थान पर्टिकुलर जैसे स्कूल हो गया, कोचिंग सेंटर हो गए, तो उनमें यदि हम जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो आता है हमारा संकुचित अर्थ में। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब आता है शिक्षण के तीन आधार कि शिक्षण के कौन कौन से आधार होते हैं, कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह किन आधारों पर काम करती है। तो सबसे पहला आधार रहेगा हमारा क्यों। और क्यों का उत्तर हमें मिलेगा दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र कैसे, कि भाई जैसे कि महात्मा बुद्ध ने बताया हमें कि भाई मनुष्य इतने दुखी हैं तो वो क्यों है, क्योंकि उनके अंदर जो उनकी इच्छाएं हैं वो उसे सुखी रहने ही नहीं देती। पूरा जो संसार है, जो मनुष्य है, उसका जीवन दुखों से, कष्टों से, कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो उसका कारण क्या है, हमारी इच्छाएं हैं। अतृप्त इच्छाएं होती है कि एक इच्छा समाप्त हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से क्यों का उत्तर दर्शन शास्त्र में मिलता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा आधार है वो है कैसे। और इसका उत्तर हमें मिलता है मनोविज्ञान में। कैसे मतलब ये घटना कैसे घटित हुई, तो हम आइडिया लगाते हैं, अपने जो मन का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का, दिमाग का यूज करके, और फिर हम उस चीज को समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में दो रस्सी के टुकड़े हैं, तो आप उनको एक करना चाहते हैं तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे और उनको आप आपस में एक गांठ लगा करके एक कर देंगे। तो वो उत्तर हमें देता है मनोविज्ञान। अगला हमारा है क्या। और जो क्या का उत्तर हमें समाज शास्त्र देता है। कि भाई जब एक बच्चा समाज में रहेगा, क्योंकि उसे जंगलों में पहाड़ों में तो रहना नहीं है, उसे समाज में रहना है, तो समाज में जो चीजें अवांछित मानी जाती हैं उनसे उनको दूर करना पड़ेगा। समझ गए, कि भाई समाज में जो चीजें बुरी मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती हैं, उनको उनसे दूर करना पड़ेगा। तो क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, उसका उत्तर हमें समाज शास्त्र से मिलता है। तो पहला जो हमारा पॉइंट था वो क्लियर हो चुका है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आदर्शवाद। आदर्शवाद जैसे हम किसी बच्चे के सामने कोई आदर्श प्रस्तुत करें, कि जैसे शहीद भगत सिंह हैं उनके बारे में बताएं कि उन्होंने अपना जो देश के खातर अपने प्राणों की आहुति दे दी, और बहुत ही कम उम्र में, 19 साल के तो सारे ही थे। तो एक आदर्श प्रस्तुत करके और हम इस संसार को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की कोशिश करें। उसके बाद में है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद की भी प्रकृति किस प्रकार से हमें सिखाती है, किस प्रकार से वो शिक्षा, एक मैंने चांद सूरज का उदाहरण दे दिया। दूसरा, यदि हम बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है उसको चढ़ने देते हैं, मना नहीं करते हैं।
और जब वो पेड़ से गिरेगा तो उसे अपने आप समझ में आ जाएगा कि पेड़ पे चढ़ने से चोट भी लग सकती है। तो इस प्रकार से प्रकृति ही उसका शिक्षक हो गई है उस टाइम पे। ठीक है, तो पेड़ पर चढ़ने का जो उदाहरण है बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्रकृतिवाद को समझने के लिए। इसके बाद प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में क्रियाशीलता और व्यवहारिकता होती है, जैसे एक्टिविटी स्कूल आपने देखे होंगे, है ना? और उसमें कुछ काम करके और फिर बच्चे को सिखाया जाता है, एक्सपीरियंस टू लर्निंग। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो पहले का जो ज्ञान होता है वो नगण्य होता है। उसमें जब तक बच्चा कुछ एक्सपीरियंस करके, अनुभव प्राप्त करके नहीं सीखता है, उसको नगण्य माना जाता है। तो प्रयोजनवाद में क्या होगा, क्रियाशीलता और व्यवहारिकता पर बल दिया जाएगा। इनके प्रतिपादक और बता देती हूँ मैं। प्रयोजनवाद के तो हैं जॉन डेवी, सबसे पहले इन्होंने प्रयोजनवाद का प्रयोग किया था। और प्रकृतिवाद में हमारे आते हैं डाल्टन। अस्तित्ववाद में आते हैं हमारे किरकेगार। अभी अस्तित्ववाद समझ लेते हैं। इसमें क्या अस्तित्व मतलब मनुष्य की अपनी स्वयं की पहचान कि जो किरकेगार्ड कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ इसलिए ऐसा सोचता हूँ, ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। तो इसमें जो मनुष्य के स्वयं की अस्तित्व पर बल दिया जाता है कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे के अंतर्गत उस प्रतिभा को निखारे कि वह क्या कर सकता है। कोई बच्चा अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा दौड़ सकता है, कोई अच्छा पढ़ सकता है। तो वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को वो अंजाम दे सकता है। तो ये एक टीचर का कर्तव्य है कि उसकी अपनी पहचान को पहचानना और उसको निखारना, मतलब मैं से संबंधित है। अब आता है योग, कि जो हमारे भारतीय 6 दर्शन हैं उसमें जो योग आता है वो बड़ा ही अच्छा, सुंदर और अपने व्यक्तित्व को निखारने का बहुत ही मतलब सुंदर माध्यम है। योग को केवल हम शारीरिक विषय से संबंधित न रख के हम इसको अपनी आत्मा से संबंधित कर सकते हैं। इसमें मनुष्य को सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण मतलब 4 प्रकार का, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो मतलब ये सारे ही इसके अंतर्गत आते हैं। अब योग का जो सूत्रपात आपको पता है किसने किया था? पतंजलि ने। योग का सूत्र पतंजलि ने प्रतिपादित किया था। इसके अंतर्गत जो हम 8 अंग पढ़ते हैं, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, सॉरी, आसन के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार से योग के हम ये 8 पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं हमारे। तो ये शिक्षण की अवधारणाएं इन 6 बिंदुओं पर काम करती हैं जिसके द्वारा हम बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं। अब जैसे मेरा नेट क्वालिफाई है तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ। एक शिक्षक में ये योग्यता होनी चाहिए। जो उसकी योग्यता है, बौद्धिकता है, व्यवहारिकता है, कौशलता है, वो सब कुछ काम करती है इसमें। जब तक एक टीचर खुद शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा तो वो बच्चे को क्या शिक्षा देगा? तो उसमें क्या होने चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए। ठीक है, कि भाई जब बच्चे उससे कुछ क्वेश्चन करें तो वो उनका जवाब दे सके, उनकी जो क्यूरीज है उनको सोल्व कर सके। तो ये सब भी एक टीचर के अंतर्गत होना चाहिए। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न निकल गए हैं कि एक शिक्षण की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है, उसकी विशेषताएं। और शिक्षण की उत्पत्ति किस धातु से, ये बता दिया है। इसके 3 आधार होते हैं। क्यों का उत्तर हमें दर्शन शास्त्र में मिलता है, कैसे का मनोविज्ञान में, क्या का समाज शास्त्र में, आदर्शवाद में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना की जाती है। प्रकृतिवाद में जो पेड़ पौधे हमें सिखाते हैं, सूरज चांद हमें सिखाते हैं,
जब एक बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है तो उसको गिरने दिया जाए, कुछ भी करने दिया जाए, क्योंकि जब उसे चोट लगेगी तो अगली बार उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, पेड़ पर चढ़ने से चोट लगती है। फिर है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में क्रियाशीलता और व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है कि बच्चे को कुछ करके सिखाना। और अस्तित्ववाद में कि भाई मेरी पहचान है, मैं भी हूँ इस दुनिया में, तो स्वयं को ऊपर रखना अस्तित्ववाद में आता है। और जो अस्तित्ववाद का हिंदी में भी हम देखें तो अज्ञे इसके बहुत ही बड़े नामी कवि हैं। योग के अंतर्गत हमारे 8 नियम आते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं इसकी विशेषताएं और उद्देश्य और करवाऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।